एक बार मैं अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम से गुजर रहा था। मैं चाह के भी अपना काम नहीं कर पा रहा था और डाइट और एक्सरसाइज का तो सत्यानाश हो गया था। थोड़े मोटिवेशन की तलाश में मैंने YouTube पे एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। म्यूजिक सुन के, स्पीकर की आवाज़ का जोश फील करके मेरे अंदर भी आग लगने लगी। उस वीडियो की एडवाइस बहुत सिंपल थी, बस लगे रहो। इनफैक्ट बचपन से जब भी मैं अपनी लाइफ में कहीं भी फंसा हूँ, बड़े लोगों की एडवाइस यही होती है, लगे रहो, हार मत मानो। लेकिन तब भी एक कन्फ्यूजन था मेरे अंदर। कभी कभी लगे रहना मेरे लिए बहुत आसान होता था और डिसिप्लिन अपने आप आ जाता था, और कभी कभी मैं जितना भी कोशिश करूं, बेड से उठ के जूते पहनने का भी मन नहीं करता था। आई एम श्योर ये आपके साथ भी हुआ होगा। जब लोग हमें कहते हैं कि लगे रहो, तो बेसिकली उनका मतलब होता है कि डिसिप्लिन रहो और रिजल्ट्स कभी ना कभी आ जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन रहने के लिए हमें चाहिए होता है रेजिलियंस, मतलब लचीलापन। मुझे वो मोटिवेशनल वीडियो देख के तब भी ये सवाल का जवाब नहीं मिला था कि कोई कैसे लगा रह सकता है इतनी मुश्किलों के बावजूद। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने उठाई स्टीव मैग्नस की बुक डू हार्ड थिंग्स। स्टीव मैग्नस एक राइटर और परफॉर्मेंस कोच हैं जिन्होंने ओलंपियंस, प्रोफेशनल एथलीट्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है। उन्होंने 5 साल से ज़्यादा स्टडी किया है रेजिलियंस को। ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि अगर हमको टफ बनना है तो हमें कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, दर्द झेलना होगा बिना कंप्लेन किए, और कभी इमोशनल नहीं होना होगा। जो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता है। हो सकता है आपने भी ये टैक्टिक्स ट्राई करी हो और फिर अल्टीमेटली आपको भी समझ में आता है कि ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता है। हो सकता है आपने अपने आप को एक पॉइंट पे बहुत टफ दिखाया हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया हो, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर घुटन बढ़ती गई और फिर आप अल्टीमेटली टूट गए। तो सच्चाई ये है कि एक्चुअली में आपके अंदर टफनेस की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी को पता ही नहीं है कि टफनेस होती क्या है। तो इस वीडियो में स्टीव मैग्नस की बुक से मैं आपको 4 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिससे आप और मेंटली टफ बन सकते हो और उससे आपका डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहला है डिच द फसाड, एम्ब्रेस रियलिटी। मान लीजिए आप और आपके कुछ दोस्तों को एक सुनसान आइलैंड के बीच में छोड़ दिया जाए और आपको सर्वाइव करना हो सिर्फ वहीं पे हंट करके और अपना शेल्टर बना के। ये एक्सपीरियंस यूएस मिलिट्री में सबको करना होता है, जिसको बोलते हैं सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एंड एस्केप। रिसर्च में ये देखा गया है कि 96% लोग जो इस ट्रेनिंग को करते हैं उनको एक स्टेट ऑफ डिसएसोसिएशन फील होता है, जिसको फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं। ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कन्फ्यूजन एकदम मैक्सिमम होता है और आदमी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। ऑथर ने इन लोगों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने ये ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी, और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पाई कि जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है आप जो दिखाते हो लोगों को और आप जो अंदर होते हो, तो आप बहुत जल्दी टूट जाते हो इस ट्रेनिंग में। लेकिन जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होती हैं और आप अपने आप को बहुत रियलिस्टिक तरीके से देखते हो, तब आप एक्चुअली और ज़्यादा ग्रो करते हो और मेंटली टफ बनते चले जाते हो। तो टफनेस कॉन्फिडेंस दिखाने की बात नहीं है। दूसरों को आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टफ हो। टफ बनने के लिए आपको ये फसाड हटाना होगा, आपको ये ढोंग बंद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काफ़ी लोग देखे जो कहते हैं कि अरे मैं 6 महीने में बॉडी बना के दिखा दूंगा या मैं 2 साल में बिलियनेयर बन जाऊंगा। ये सब दिखावे की चीज़ होती है, और जितना आप इसके ऊपर फोकस करते हैं उतना ही आप एक्चुअली अंदर से वीक होते हैं। असली रेजिलियंस तब आता है जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हो, अपनी स्किल्स के बारे में ऑनेस्ट होते हो कि 6 महीने की जगह हो सकता है मुझे 2 साल लग जाए फिजिक बनाने में, हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है मैं कभी बिलियनेयर ना बन पाऊँ, इनफैक्ट मुझे मिलियनेयर बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। जब आप इस तरीके से रियलिस्टिकली सोचते हो तो आप और ज़्यादा टफ बन जाते हो एंड इनफैक्ट आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैं ये बात सिर्फ हवा में नहीं कर रहा हूँ, इसका साइंटिफिक बेसिस भी है। एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के ऊपर स्टडी करी गई थी और ये देखा गया था कि जो बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते थे वो अपने लेवल से ज़्यादा बड़ी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते थे। तो मान लीजिए कोई 3rd ग्रेड का बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा पूरी हैरी पॉटर के 607 पेजेस पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। प्रॉब्लम ये होती थी कि एक बार ये बच्चे ट्राई करते थे और जब उनसे नहीं हो पाता था तो वो उस बुक को अबैंडन कर देते थे, और सिर्फ उसी बुक को नहीं, वो उसके बाद कोई और बुक नहीं पढ़ते थे। ऑन दी अदर हैंड, जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, रियलिस्टिक होते थे और अपनी लेवल की बुक चूज करते थे, वो एक्चुअली में ग्रो करते थे और फ्यूचर में रीडर्स बन जाते थे। सो यू हैव टू गेट रियल विथ योर सेल्फ। ये करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता हूँ। पहला है सेट ऑथेंटिक गोल्स। अगर आप ऐसे गोल्स बनाते हैं जो आपको दूसरों को बताने में अच्छा लगता है तो वो सिर्फ ढोंग होता है, वो रियल गोल्स नहीं होते हैं। अगर आप एकदम से मोटिवेटेड होकर लोगों से कह दो कि मैं मैराथन दौड़ने जा रहा हूँ या मैं किसी मूवी एक्ट्रेस से शादी करूँगा, ये सब ऑथेंटिक गोल्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आपने YouTube पे किसी का वीडियो देख लिया हो कि 1 लाख कमा लो या 10 लाख कमा लो 1 महीने में, और आपने वो अपना गोल बना लिया हो। ये भी ऑथेंटिक गोल्स नहीं होते हैं। ऑथेंटिक गोल्स होते हैं जो आपके अंदर से आते हैं, जो आपको रियलिस्टिकली लगता है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आप अचीव कर सकते हो। सेकंड है एम्ब्रेस डाउट्स।
काफ़ी बार पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हम कभी अपने अंदर डाउट नहीं आने देते हैं। हम लोगों से भी झूठ बोलते हैं और अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि यही चीज़ हमें मेंटली वीक बना देती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बस अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेके बैठ जाना चाहिए, लेकिन आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। आपके दिमाग में जब डाउट्स हैं कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, आपको उसकी बात सुननी चाहिए और आपको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ जाओ और हार मान लो, लेकिन ज़रूर अपने डाउट्स पे ध्यान दो। अपने डाउट्स की सुन के काफ़ी बार हम अपने गोल्स बदल सकते हैं और एक्चुअली में जेन्युइनली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिंग द फ्लोर टेक्निक। काफ़ी बार हम अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं और उसको अचीव नहीं करते हैं, तो फिर उससे थोड़ा नीचे आते हैं और फिर वो अपना गोल बनाते हैं। इसको कहते हैं लोअरिंग द बार। बट ये आपके सेल्फ एस्टीम के लिए और मेंटल टफनेस के लिए बहुत डेंजरस होता है। आपको इसका उल्टा करना चाहिए, जिसको कहते हैं रेजिंग द फ्लोर, कि आप एक आसान गोल चूज़ करो, एक बार उसको अचीव कर लो तो फिर उसको थोड़ा बढ़ाओ। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और आपकी मेंटल टफनेस भी। नेक्स्ट तरीका बहुत अंडररेटेड है, वो है लिसन टू योर बॉडी। हमारी बॉडी हमसे कम्युनिकेट करती है फीलिंग्स के थ्रू। तो जब हम कुछ भी फील करते हैं, जब हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, तो वो हमारी बॉडी के पावरफुल सिग्नल्स होते हैं। इमोशंस हमारे एक वार्निंग सिस्टम होते हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि टफ बनने का मतलब है अपने इमोशंस को इग्नोर कर दो, और यहीं पे वो हार जाते हैं। जितने अच्छे से आप अपने इमोशंस को समझ पाओगे, उतने अच्छे से आप उनको यूज़ कर पाओगे और ज़्यादा मेंटली टफ बनने के लिए। मैंने ये चीज़ बहुत कॉमनली नोटिस करी सक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि वो हाईली इमोशनल लोग होते हैं। बस वो अपने इमोशंस को यूज़ करना जानते हैं। मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करता हूँ, इसने मेरी लाइफ बिल्कुल बदल दी। ऑथर के हिसाब से इंटरोसेप्शन सबसे वैल्यूबल स्किल है अपनी मेंटल टफनेस बढ़ाने की। इंटरोसेप्शन का मतलब होता है द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस। लेकिन रिसर्च के हिसाब से आजकल ज़्यादातर यंग मैन अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। इसको कहते हैं इमोशनल कलर ब्लाइंडनेस। मैंने खुद के लिए एक एक्सरसाइज बनाई अपने इमोशंस को समझने के लिए। मैंने एक प्रिंट आउट निकाला इमोशनल व्हील का, यह आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। इस पे कई सारे इमोशंस लिखे हुए होते हैं। मैं इसको अपने पास रखता हूँ और टाइम टू टाइम सोचता रहता हूँ कि मैं अभी क्या इमोशन फील कर रहा हूँ। ये करने से आपकी इंटरोसेप्शन स्किल बढ़ जाती है और उसके साथ साथ मेंटल टफनेस भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेज पे जा रहे हो और आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो। हो सकता है आपको लगे कि आप नर्वस फील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ थोड़ा एक्साइटमेंट भी छुपा होता है। इन दोनों चीज़ को अगर आप एक्नॉलेज कर लोगे कि मैं नर्वस भी हूँ लेकिन मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, ये करके आप अपने इमोशंस को और अच्छे से यूज़ कर पाओगे अपने परफॉर्मेंस में। एक रिसर्च करी गई थी यूके में स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर, और उसमें ये पाया गया था कि जो स्टॉक ब्रोकर्स अपने इमोशंस से टच में थे, वो एक्चुअली और ज़्यादा पैसे कमाते थे और उनको बर्नआउट भी बहुत कम होता था। स्टीवन कैलाहान एक फेमस सेलर थे जो एक कहानी बताते हैं। 1982 में वो सिर्फ एक बोट पे दुनिया भर की सैर करने गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी बोट एक व्हेल से टकरा गई और सिंक करने लगी। उस बोट का कैप्टन और स्टीवन एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पे फंसे हुए थे और उनके पास पीने के लिए बहुत कम पानी था। उनको अब ये पानी बहुत केयरफुली यूज करना होगा, इवन दो उनको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। हर दिन स्टीवन अपने कैप्टन से थोड़ा और पानी मांगते थे, लेकिन कैप्टन उनको उस दिन का कोटा ही अलाउ करते थे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कैप्टन की यही सोच की वजह से दोनों लोगों ने उस इंसिडेंट को सर्वाइव कर लिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वो कैप्टन और स्टीवन दो अलग अलग इंसान नहीं थे, बल्कि वो सेम ही इंसान थे। असल में हुआ यह कि पहले दिन ही स्टीवन बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे और उनको बहुत प्यास लग रही थी। उनके दिमाग में अलग अलग आवाज़ें चल रही थी और एक आवाज़ उनको बोल रही थी कि यार सारा पानी पी जाओ। उनको पता था कि अगर वो उस आवाज़ की बात सुनेंगे तो वो मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग में स्टीवन अलग रखा और कैप्टन अलग रखा, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ कैप्टन की बात सुनूंगा। उन्होंने अपनी इनर वॉइस को इग्नोर नहीं किया। वो कहता रहा कि यार पानी पी लो, प्यास लग रही है, लेकिन उन्होंने सुना सिर्फ कैप्टन की बात को। ऑथर इसीलिए हमें कहते हैं लिसन टू योर इनर वॉइसेस। कभी इग्नोर ना करो उन वॉइसेस को जो नेगेटिव होती हैं या हार्मफुल लगती हैं, क्योंकि उनको इग्नोर करने से वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं। लेकिन बस वहीं पे हमें नहीं रुकना है, हमें उन वॉइसेस पे भी ध्यान देना है जो हमें अच्छी एडवाइस देती हैं और हमें सच में सपोर्ट करती हैं। हम सब के अंदर कई सारी आवाज़ें चल रही होती हैं और हमारा मेन एम होना चाहिए कि उन सारी आवाज़ों को हम सुने, लेकिन फॉलो उसी को करें जो हमारे लिए अच्छी हो। थर्ड पिलर है मेंटल टफनेस का रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। जब भी हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारी बॉडी में एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप इस अमिगडाला को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में, जहाँ पे उन्होंने दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप था एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स का और एक था नॉर्मल लोगों का। दोनों ग्रुप के हाथ पे उन्होंने एक गर्म रॉड टच कराया
और उनसे पूछा कि कितना पेन हुआ। अब इनिशियली दोनों ग्रुप ने अपने पेन को 7/10 की रेटिंग दी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ तब निकली जब उन्होंने इन्हीं दोनों ग्रुप्स में MRI स्टडी करी। MRI में ये पता चला कि इवन दो दोनों ग्रुप्स को पेन सेम अमाउंट का हुआ, मेडिटेटर्स वाले ग्रुप में एमिगडाला उनका बहुत शांत था। मतलब मेडिटेटर्स को दर्द तो हुआ लेकिन उनका एमिगडाला नहीं एक्टिवेट हुआ। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि जो लोग मेडिटेट करते थे वो रिस्पॉन्ड करते थे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। डेली लाइफ में काफ़ी बार हमारी मेंटल टफनेस और हमारी डिसिप्लिन इसीलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आपने सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, एंड देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द टाइम टू रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली हम बस रिएक्ट करने लगते हैं। हमको बुरा लगता है, हम अपना लैपटॉप बंद करके काम नहीं करते हैं, या अगर किसी से लड़ाई हो गई तो उस दिन हमने डोनट खा लिए। तो अगर आपको ये रेजिलियंस अपने अंदर बनाना है तो स्टडीज़ के हिसाब से सिर्फ 4 दिन का मेडिटेशन करके भी आपके अंदर दी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड बढ़ जाती है। अब मेडिटेशन क्यों यहाँ पे इतना पावरफुल होता है? सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हम कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हैं बिना चीज़ों को जज किए। इससे किसी भी इवेंट में और हमारे रिएक्शन के बीच का टाइम बढ़ जाता है और इसी टाइम में हम इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाते हैं। एक और तरीका है अपनी स्किल ऑफ रिस्पॉन्डिंग पे काम करने का, कि जब भी आपको अर्ज हो अपना फ़ोन उठाने का या कुछ खाने का, 2 मिनट बस शांत बैठ जाओ, डीप ब्रेथ्स लो और नोटिस करो कि वो अर्ज आपको कहाँ फील होता है। जितना आप स्पेस बढ़ाओगे अपने अर्ज में और अपने रिएक्शन में, उतना ज़्यादा कंट्रोल आपको मिल जाएगा, उतना ज़्यादा टफ आप बन जाओगे। लास्ट पॉइंट है ट्रांसेंड डिस्कम्फर्ट। इंसानों की 3 साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी एंड बिलोंगिंग। अगर ये तीनों नीड्स आपकी फुलफिल हो जाती हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, कि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि कोई भी काम आप अपनी खुद की चॉइस से कर रहे हो। हो सकता है आपको प्रेशर फील होता हो काम पे या कॉलेज में कि प्रोफेसर बोल रहे हैं या बॉस बोल रहे हैं कुछ काम करना है, लेकिन आप अगर उसमें अपने आप को याद दिलाओ कि वो कह तो रहे जो भी वो कह रहे हैं, लेकिन मैं खुद चूज़ कर रहा हूँ ये काम करने के लिए, ऐसा सोच के आपकी मेंटल टफनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी। जब भी हमको प्रोग्रेस फील होता है कि हम किसी भी काम में इम्प्रूव कर रहे हैं, वो काम ऑटोमेटिकली हमारा करने का और मन करता है। तो कभी भी अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपको जिम जाने का मन ना कर रहा हो, आपको काम करने का मन ना कर रहा हो, तो आप सोचो कि 1 साल पहले, 2 साल पहले आप कहाँ थे अपनी लाइफ में और आप कितना प्रोग्रेस ला चुके हो अपने अंदर। जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आपका डिसिप्लिन और आपकी मेंटल टफनेस बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। और लास्ट साइकोलॉजिकल नीड होती है हमारी अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करो जो आपके साथ ग्रो करना चाह रहे हो और वहीं सेम काम कर रहे हो। इससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आएगी और आप एक दूसरे को मेंटली और स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। किसी भी वॉर में कोई भी सोल्जर सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता है, वो अपने साथियों के लिए लड़ता है, अपने दोस्तों के लिए लड़ता है, और इसी वजह से उनके अंदर इतनी मेंटल टफनेस आ जाती है। क्योंकि मेंटली टफ बनना और डिसिप्लिन होना सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं आपके लिए इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूँगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन दबाइएगा अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद है। जॉको विलिंग की बुक डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम भी इसी टॉपिक के बारे में बात करती है, जिसकी बुक समरी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।